हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ठीक है, यहाँ तक कि हम इसके प्रीवियस वीडियो में ये बता चुके हैं पायरोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग किसी कंडक्टर में से यदि करंट फ्लो कराया जाता है तो उसके अराउंड में किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है। तो उसमें हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था कि किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई बी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं बायोट-सावर्ट लॉ। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कि किसी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर में यदि करंट फ्लो कराया जाए तो उस होल कंडक्टर के द्वारा किसी पॉइंट पर टोटल इंटेंसिटी कितनी होगी। देखो, बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमने ये देखा था यदि किसी कंडक्टर में आई करंट फ्लो कराया जाए तो उसके अराउंड में किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट P पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसे हम बोलते हैं करंट एलिमेंट। तो इसके द्वारा निकाला था हमने केवल इस dl लेंथ की एलिमेंट पर। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि यदि ये कंडक्टर है तो इस पूरे होल कंडक्टर के द्वारा इस P पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी पूरे के पूरे कंडक्टर के। अभी हम बायोट-सावर्ट में केवल एक स्मॉल एलिमेंट के का ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, ठीक है, इस P पॉइंट पर इंटेंसिटी निकाल पाए थे। वो किसके अकॉर्डिंग, बायोट-सावर्ट लॉ की हेल्प से। लेकिन अब हमें इस पूरे कंडक्टर के थ्रू, पूरे होल कंडक्टर के थ्रू इस P पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके बारे में हमें जानना है। तो हेडिंग क्या है आज की, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर बोल सकते हैं, लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ये है आज का हमारा टॉपिक और देखते हैं किस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए लॉन्ग और क्या बोला गया है, स्ट्रेट कंडक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले सपोज यदि ये स्ट्रेट कंडक्टर है, यदि ये कोई स्ट्रेट कंडक्टर है जिसे हम एक्स वाई बोलते हैं। ठीक है, एक कंडक्टर है हमारा एक्स वाई और एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें सपोज आई करंट फ्लो कराया जाए। इसमें कितना करंट फ्लो कराया जाए, आई करंट फ्लो कराया जाए और इस कंडक्टर के अराउंड में कोई पॉइंट है P। अब इस P पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करनी है। अब हमें किसी स्मॉल एलिमेंट के थ्रू बस नहीं बतानी, इस पूरे होल कंडक्टर के थ्रू कारण P पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके बारे में हमें बताना, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम इस P पॉइंट से किस तरीके से इसको हम फाइंड करेंगे P पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले हम P पॉइंट से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन या कंडक्टर से P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, सपोज हम बोल देते हैं कि P पॉइंट से कंडक्टर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। अब डिस्टेंस हमेशा याद रखना परपेंडिकुलर लाइन शो करती है। जैसे एक लाइन सेगमेंट है और इसके अराउंड पे या तो अप या तो लो कोई पॉइंट P है, तो इस P पॉइंट से लाइन सेगमेंट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, सपोज ए भी एक लाइन है, P Q P R P S P T। अब इनमें से कौन सी P पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस कौन सी होगी, इनमें से PQ होगी या PR होगी या PS या PT। तो जो लाइन एकदम परपेंडिकुलर होगी उस लाइन पर, इनमें से जो भी लाइन पर परपेंडिकुलर होगी वो शो करेगी डिस्टेंस बिटवीन लाइन टू पॉइंट P। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने बोला यदि P पॉइंट से इस कंडक्टर XY, नाम दे दिया कंडक्टर का XY, और इस P पॉइंट से कंडक्टर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसका नाम है सपोज P है।
और तो यही क्या शो करेगी, P पॉइंट से कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस, इसी को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सबसे पहले हमने ये बता दिया कि P पॉइंट जो है वो कंडक्टर से कितनी डिस्टेंस पर है, a डिस्टेंस पर है, स्मॉल a डिस्टेंस पर, ठीक है। अब a पॉइंट से सपोज यहाँ एक b पॉइंट मैंने लिया, a से b के बीच की डिस्टेंस को मैंने बोल दिया l, क्या बोल दिया, l। अब इस L डिस्टेंस की कंडक्टर पर मैं एक स्मॉल करंट एलिमेंट ले लेता हूं, ठीक है, BC, और इस BC के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी, करंट एलिमेंट है तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा DL, ठीक है। और ये पूरा A टू A से B तक की जो डिस्टेंस है वो है अपनी L, ये हमने लेट लिया। और उसके बाद मैं ये बोलूंगा कि B, ये जो करंट एलिमेंट है BC, इसका P पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो है R, कितना डिस्टेंस है, R डिस्टेंस। अब ये तो हम बायो-सावर्ट लॉ में पढ़ चुके हैं कि किसी स्मॉल करंट एलिमेंट के थ्रू P पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो करंट एलिमेंट यदि ये DL है और इसकी डायरेक्शन किसके अलोंग होती है, अलोंग द करंट, किसके अलोंग होती है भैया, अलोंग द करंट, और करंट के अलोंग होती है DL की डायरेक्शन फ्रॉम बॉटम टू टॉप होगी। और इस जो है इसे हम क्या बोल देते हैं, पोजीशन वेक्टर। तो DL और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल क्या ले लेते थे, जब थीटा ले लेते थे। तो इनके P पॉइंट पर इस करंट एलिमेंट के कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो होगी आपको बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा बाय r स्क्वायर, ये होगी। तो वही का यहीं पे हम जो ये छोटा सा एक स्मॉल एलिमेंट लिया है हमने DL, इस DL करंट एलिमेंट के थ्रू P पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और यदि मैं इसके बीच का एक अलग एंगल कितना ले लूं, थीटा, ठीक है, इस एंगल को मैंने थीटा बोला, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे कि पहले सब लैंग्वेज वगैरह से लिख सकते हैं कि एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है XY जिसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है I करंट, और जो P पॉइंट है उसके अराउंड में जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर कितनी है, स्मॉल a, ठीक है। और फिर हमने उस पूरे कंडक्टर का पार्ट किया A टू B और उसकी लेंथ ले ली L, और उस अब L लेंथ के कंडक्टर का एक स्मॉल करंट एलिमेंट लिया, उसके थ्रू मैं P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बता रहा हूं, R वेक्टर है, और इस DL से पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। तो इस छोटे से स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण P पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये हम बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट DL at point P, और कितनी होगी, तो dB होगी, उस स्मॉल इंटेंसिटी होती है तो कितना होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये होगी। एक इसके अकॉर्डिंग फ्रॉम बायो-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग, बायो-सावर्ट लॉ, ठीक है। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, इसे क्या लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब यदि मैं ये जो ए वाला जो एंगल है, इस एंगल को मैं फाई से रिप्रेजेंट कर लूं, किससे रिप्रेजेंट कर लूं, फाई से रिप्रेजेंट कर लूं, तो आपको ये जो ट्रायंगल दिखेगा ADP ट्रायंगल, ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। तो आप यहाँ पे इन ट्रायंगल APB, यहाँ से APB एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं बोल सकता हूँ एक एंगल 90 होगा, फाई है, थीटा है, तो थीटा प्लस फाई कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमें एक्चुअल में थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं करना, फाई के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना, तो फाई की वैल्यू कितनी होगी, 90 माइनस थीटा,
ठीक है, कितनी होगी 90 माइनस थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो थीटा है ना उसकी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 90 माइनस थीटा। सॉरी हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू आएगा 90 माइनस 5। हमें 5 के टर्म्स में अपने आंसर को लेके चल रहा है। तो dv बराबर कितना होगा, इसे मत देना फर्स्ट इक्वेशन। सो dv इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू idl sin, और थीटा की जगह क्या पुट करेंगे 90 माइनस 5 बाय r स्क्वायर। सो dv मिला हमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू idl sin 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं कि हम 10th क्लास में 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके, स्टडी कर चुके। sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा cos थीटा। देयरफॉर हम इस sin 90 माइनस 5 को क्या लिख सकते हैं cos 5। तो हमने अपने इंटेंसिटी की जो एक्सप्रेशन है उसको किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट किया है 5 के टर्म्स में, इस एंगल के टर्म्स में। इससे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूं, ठीक है। अभी याद रखना यहां पे थोड़ा कॉन्सेप्ट आएगा कि हमने इस करंट एलिमेंट के कारण P पॉइंट पे इंटेंसिटी निकाली है और वो अब किस एंगल पे डिपेंड कर रही है, इस फाई एंगल पे रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। इस फाई एंगल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रही है। अब यदि मैं बोलूं कि यदि फाई की वैल्यू धीरे धीरे मतलब करंट एलिमेंट सब कुछ इधर होगा, ठीक है, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाती कम, फिर ठीक करंट एलिमेंट इधर होता तो फाई की वैल्यू और कम हो जाती। तो इसके कारण भी यहाँ P पॉइंट पे इंटेंसिटी होगी dP, इसके कारण भी छोटी सी इंटेंसिटी होगी dP। और एक कंडीशन है जब करंट एलिमेंट हम A पॉइंट पर ही ले लेते हैं तो उस समय फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। यदि आप ध्यान से देखें तो ये छोटे छोटे मैं करंट एलिमेंट कर दूं इस कंडक्टर के से B तक के, तो मैंने कितना एरिया कवर किया, कितना एंगल कवर किया 0। इधर पे एंगल है 0, तो यहां से यहां तक कितना एंगल हो गया 5। कितना एंगल हो गया 5। 0 से 5 या 5 से 0 एंगल। तो यदि मैं A से लेके B तक के A से B कंडक्टर के कारण P पॉइंट पे टोटल इंटेंसिटी निकालूं तो मैं इसका क्या करूंगा इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा इसे फर्स्ट इक्वेशन को और उसकी लिमिट लगाऊंगा 0 to 5। लेकिन हमें इस कंडक्टर के पूरे x से लेके y दोनों एंड के बीच में करंट एलिमेंट देखने, तो इनफाइनाइट करंट एलिमेंट होंगे ऐसे छोटे छोटे। तो अब इस पूरे कंडक्टर के थ्रू कितना इंटेंसिटी होगा उसको देखेंगे जरा। तो सबसे पहले हम दोनों एंड पॉइंट को P पॉइंट से क्या करेंगे ज्वाइन करा देंगे। जैसे ही हम ज्वाइन कराते हैं P पॉइंट को, थोड़ा सा इसको जैसे ही हम इसको क्या कर देंगे ज्वाइन करा देंगे। इधर पे मैं काम कर रहा हूं x2 ज्वाइन x2P। A और y2 इस तरीके से हम क्या कर देंगे P दोनों कंडक्टर के जो दोनों एंड थी ना x और y, दोनों एंड से हम P पॉइंट को ज्वाइन करा देते हैं। और फिर आप याद रखो यदि मैं इस जो डिस्टेंस लेंथ है इससे यहाँ के बीच का ये एंगल हो जाए φ1 और इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से इस लाइन का एंगल हो जाए φ2, कौन सा एंगल हो जाए φ2 बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये देखो ये जो इधर पे कितनी इंटेंसिटी होगी, यहाँ पे फाई 0 होगा, फिर धीरे धीरे फाई चेंज होता जाएगा, इधर तक फाई होगा, पूरा यहाँ तक फाई 1 हो गया। तो मतलब एक देखो A पॉइंट से इस कंडक्टर को हमने XY कंडक्टर था, इधर बीचों बीच एक पॉइंट A है और ये P पॉइंट यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी। तो ये जो कंडक्टर था इसके में दो पार्ट थे A2x और A2y। A2x के कारण कितना P पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी और A2y के कारण P पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो हम
हमें ये एक्सप्रेशन मिल चुका है और हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे और उसकी लिमिट क्या रखेंगे, φ1 to φ2। बट आप याद रखना थोड़ा कि φ1 एंगल और φ2 एंगल दोनों की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। φ1 एंगल इस डायरेक्शन में शो कर रहा है और φ2 एंगल इस डायरेक्शन, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि मैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक को मैं माइनस से रिप्रेजेंट करूंगा तो एक को प्लस से रिप्रेजेंट करूंगा। अब ये जरूरी नहीं, यदि इसको माइनस से रिप्रेजेंट किया तो इसको प्लस से रिप्रेजेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये याद रखना दोनों एंगल की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे अपोजिट साइड से। तो इसको मैं माइनस एंगल ले रहा हूं, इसको प्लस। अब उसके बाद मैं टोटल इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर XY के बारे में बात करूं तो कितना होगा नाउ नेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट current carrying कंडक्टर या वायर बोलो, ठीक है, कंडक्टर XY। तो वो कितनी होगी, अब नेट इंटेंसिटी है तो उसे हम B से रिप्रेजेंट करेंगे और वो B किसके इक्वल होगी, इस छोटे छोटे इंटेंसिटी का इंटीग्रेट कर देंगे और उसकी लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट कहां से कहां रहेगी भाई, x से y तक में एंगल के फॉर्म में हमने इसीलिए उसे एंगल के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया। तो ये जो एंगल है पहले -φ1 और फिर कितना एरिया एंगल कवर कर रहा है ऊपर की ओर +φ2, तो इसकी लिमिट होगी -φ1 to +φ2, इंटीग्रेट कर देंगे और dv की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो dv की वैल्यू पुट करने के बाद हमें कुछ एक्सप्रेशन किस तरीके से मिलेगा, b = -φ1 to φ2 और dv की वैल्यू कितनी है, इक्वेशन फर्स्ट से μ0/4π into IDL cos phi upon r²। अब याद रखो हमने लिमिट किसके फॉर्म में ली है, φ1 φ2 मतलब कौन से एंगल के बारे में, तो हमें इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, फाई के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे dl आ रहा है, dl के रिस्पेक्ट में थोड़ी लेंथ के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, हमने जो लिमिट पुट की है उसके रिस्पेक्ट में करेंगे। तो dl की वैल्यू को हमें फाई के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और जो r है ये r भी एक वेरिएबल क्वांटिटी है। आप जरा देखो कि करंट एलिमेंट यदि इधर होगा तो ये r ये लेंथ चेंज हो जाएगी इधर से इधर, यदि dl एलिमेंट इधर है तो r की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो r भी क्या है, वेरिएबल है, dl को हमें फाई के टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा और μ0/4π और करंट I ये तीनों क्या है, कांस्टेंट, μ0 4π और I क्या है यहाँ पे कांस्टेंट। तो इनको तो हम बाहर करेंगे, dl कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, dl को हमें फाई के टर्म्स में क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा और r को भी हमें फाई के टर्म्स में लिखना पड़ेगा बिकॉज हमने लिमिट जो ली है वो फाई के टर्म्स में ली है। हमने लिमिट फाई के टर्म्स में ली है तो हमें इंटीग्रेशन फाई के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो इसलिए हम dl और r को कन्वर्ट करेंगे किसके फॉर्म में, फाई के फॉर्म में। अब जरा देखेंगे कैसे हम करते हैं इसको। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल था हमारे पास, इसको मैं अभी इक्वेशन सेकंड दे रहा हूं, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल था ए, राइट एंगल ट्रायंगल था ए, डायग्राम में देखना बी और इधर पे पी पॉइंट था, इधर भी परपेंडिकुलर। ए लाइन कितनी थी ए और ये टोटल ए से बी तक की लेंथ कितनी थी एल और बी से पी की लेंथ कितनी थी आर और ए वाला एंगल थीटा था। बस अब हमें थीटा से मतलब नहीं है, हमें फाई के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना, तो थीटा को भी भूल जाओ।
ठीक है, हमें मेन हमारा एंगल है फाई। तो याद रखो इस राइट एंगल ट्रायंगल का यदि मैं इस एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं तो इस फाई के अपोजिट साइड ये क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, और इससे इसकी जो एडजेसेंट साइड होगी वो बेस कहलाएगी, और हाइपोटेनस तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड रहती है, ये हाइपोटेनस। अब हमें L DL मतलब L के फॉर्म में भी लिखना है, तो इधर लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल APB, इस ट्रायंगल में आप देखो L और लेंथ का रेशियो A के साथ यदि हम कर रहे हैं तो यदि हम यहाँ पे tan phi का फॉर्मूला लगा रहे हैं, tan phi इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर कौन है, ये है हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये है बेस, ये क्या है बेस, तो परपेंडिकुलर है L और बेस क्या है A, ठीक है। अब L की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो L आ जाएगा A इंटू tan phi, ठीक है। अब हमें DL phi निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या कर दे, दोनों साइड phi के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दे, बाय डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू phi, तो इधर क्या होगा dl बाय d phi, ठीक है, इसको मैं रफ करता हूं, dl बाय d phi और इज इक्वल टू क्या होगा a d बाय d phi a इंटू tan phi, तो a तो कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे ये कंडक्टर है इधर P पॉइंट, तो P पॉइंट से कंडक्टर के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो तो कांस्टेंट होगी, वो थोड़ी ना चेंज होगी, तो A कांस्टेंट होगा, A को हम क्या कर लेंगे बाहर निकाल लेंगे, और d बाय d phi tan phi का डिफरेंशिएशन कितना होता है भैया, sec स्क्वायर phi, A आ गया, तो dl बाय d phi। अब dl की वैल्यू कितनी मिल गई इसको हमें, d phi को उधर ले जाएंगे तो a इंटू sec स्क्वायर phi इंटू d phi, कितना मिल गया d phi, इससे मैं इक्वेशन नंबर 3 दे देता, ठीक है। अब इसी ट्रायंगल में अगेन हमें r की वैल्यू को भी निकालना है, r को भी हमें phi के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो नाउ अगेन इन ट्रायंगल APB ट्रायंगल में हम फिर से बात करें, और अब हमें देखना है कि R और A के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना, तो R क्या है हाइपोटेनस, A क्या है बेस, तो ऐसा रेशियो बताओ जिसमें बेस अपॉन हाइपोटेनस है या हाइपोटेनस अपॉन बेस है, ठीक है, ये हाइपोटेनस में से R, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस या बेस अपॉन हाइपोटेनस किसमें आता है, cos में या तो sec में, तो हम फार्मूला लगाएंगे cos का लगा देंगे, तो यहाँ पे cos phi बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है A और हाइपोटेनस कितना है R, हमें R की वैल्यू निकालना, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A अपॉन cos phi। अब यार ये देखो जरा, A इंटू 1 अपॉन cos phi में से लिख सकता हूँ, 1 अपॉन cos phi किसके इक्वल होता है, sec phi के इक्वल होता है, इसे इक्वेशन में ले लेना हूँ 4। तो मैंने dl की वैल्यू भी निकाल ली है और r की वैल्यू भी निकाल ली है, और दोनों वैल्यू मैंने किसके टर्म्स में निकाली है, phi के टर्म्स में निकाली है। अब ये दोनों वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं और इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड को भी रफ नहीं कर रहा। अब हम क्या करेंगे, जो हमें थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन से वैल्यू मिली है उनको हम पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, तो हम सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा, म्यू नॉट 4 पाई और आई को क्या है कांस्टेंट, तो इनको तो हम बाहर करेंगे, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई, ये बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन की लिमिट क्या है, -5 टू 5 प्लस 5, और dl की वैल्यू कितनी मिल गई, तो dl की जगह मैं पुट करूंगा a sec स्क्वायर phi, a sec स्क्वायर phi इनटू d phi,
ठीक है, ये मैंने डीएल की जगह पुट किया, a sec स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, और साथ में भी इसमें क्या जुड़ा है, cos फाई भी जुड़ा, अपॉन क्या है, आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है, a sec फाई, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, a स्क्वायर sec स्क्वायर फाई। अब इस sec स्क्वायर फाई कैंसिल होगा और a से a कैंसिल होगा। ठीक है, यहाँ पे a क्या है, कांस्टेंट है, तो a को हम बाहर निकालेंगे, तो b इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू i अपॉन a। ठीक है, अब इधर क्या बचा, cos फाई और d फाई, तो cos फाई को मैं आगे लिख दे रहा हूँ, cos फाई इनटू d फाई, और लिमिट क्या है, -5/2 +5। ठीक है, लिमिट क्या है, -5/2 +5। अब cos फाई का इंटीग्रेशन कितना होगा, cos फाई का इंटीग्रेशन होगा sin फाई। ठीक है, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई i अपॉन a, और इसका जो आएगा वो आएगा sin फाई, और लिमिट क्या है, लिमिट है -5/2 +5। अब लिमिट पुट करा देंगे, तो लिमिट पुट कराने से इक्वेशन में टॉप कराओ, क्या मिला वैल्यू हमें, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू i अपॉन a, और जैसे ही लिमिट पुट कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपर लिमिट, तो फाई की जगह फाई टू पुट करेंगे, माइनस, फिर देन दो बार लिमिट पुट करेंगे, तो साइन और फाई की जगह क्या पुट करेंगे, -5/1। ठीक है, अब जैसे हमें पता साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन थीटा। तो साइन माइनस फाई 1 बराबर क्या होगा, माइनस साइन फाई 1, और माइनस जब बाहर आएगा तो ये माइनस क्या होगा, प्लस बन जाएगा। तो इसके बाद फाइनली एक्सप्रेशन आएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू i अपॉन a, और साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। ठीक है, ये हमारा फाइनली एक्सप्रेशन आ जाएगा नेट इंटेंसिटी का, इसका आएगा भैया नेट इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरी करंट एट पॉइंट P। इस P पॉइंट पर इस पूरे कंडक्टर के थ्रू, इस पूरे लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू i अपॉन a, और ब्रैकेट में इंटू साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। मतलब आपको क्या देखना है कि फॉर्मूला डायरेक्ट है, जब भी न्यूमेरिकल आएगा, जैसे a एक कंडक्टर है हमारा xy, ठीक है, और इधर पे p पॉइंट, तो इसकी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। ठीक है, ये जरूरी याद रखना कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, p पॉइंट से सबसे पहले हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, और इसकी डिस्टेंस है सपोज a, इसकी डिस्टेंस कितनी है a। अब इस p पॉइंट को हमें कंडक्टर के दोनों एंड पॉइंट से ज्वाइन कर देना, तो ये ज्वाइन कर देंगे। अब एक इस एंगल को यदि मैंने फाई 1 नाम दिया है, तो इसको मैं फाई 2 नाम फाई 2 बोलूंगा, और एक को मैं माइनस से, तो एक को प्लस से शो करूंगा। बस इतना आपको याद रखना। और अब इस P पॉइंट पर इस पूरे XY कंडक्टर के कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू I अपॉन A। A is what? A is a perpendicular distance from P to conductor, to long straight conductor। A क्या है, A is a distance from P point to conductor। ठीक है, और sin फाई 2 प्लस sin फाई 1, तो ये जो P पॉइंट से दोनों एंड पॉइंट के एंगल बन रहे हैं वो है, उनका हम साइन निकालेंगे। ठीक है, और उनको ऐड करेंगे। अब ये यहाँ पे माइनस प्लस से आपको वहां याद रखना है, पूरा फॉर्मूला निकाला है हमने, तो माइनस ही पुट किया था, फिर बाद में फाइनली फॉर्मूला क्या बना। तो आपको फिर यहाँ पे यदि आपको बोला गया कि ये गैप 60 डिग्री है, ये गैप 45 डिग्री है, तो आपको माइनस प्लस से नहीं, सीधे 60 डिग्री पुट करो प्लस 45 डिग्री वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। एक और इसमें स्पेशल केस की बात कर लेते हैं। यदि एक कंडक्टर की लेंथ इनफाइनाइट होती, यदि ये कंडक्टर की लेंथ क्या होती,
केस है, स्पेशल केस, इसके बाद जस्ट स्पेशल केस, यदि ये कंडक्टर की जो लेंथ होती वो हमें क्लियर नहीं पता होता कि कितनी, इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर होता, स्पेशल केस, इसमें हम बोलते हैं कि इफ कंडक्टर जो है वो यूनिफॉर्मली या इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है, तो इस अब P पॉइंट पर इनफाइनाइट लेंथ के लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के कारण P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती, तो आप ये देखो जैसे जैसे इधर पे मैं इनकी इस एक पॉइंट से डिस्टेंस बढ़ाता जाऊंगा तो एंगल की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक केस आएगा जब इनफाइनाइट पे होगा तो इधर से जो लेंथ आ रही होगी वो एकदम क्या होगी, पैरेलल, और पैरेलल होगी तो एक फाई1 की वैल्यू मैक्सिमम कितना गेन कर लेगा, पाई2 है एंगल मैक्सिमम गेन करेगा, और इधर भी कितना एंगल मैक्सिमम गेन कर पाएगा, ये इधर पे प्लस पाई2 और इधर पे कितना एंगल माइनस पाई2। तो आपको फाई1 और फाई2 की वैल्यू दोनों मिल जाएंगी। तो स्पेशल केस में जब इस कंडक्टर क्या होगा, इनफाइनाइट लेंथ का होगा, व्हेन लेंथ ऑफ कंडक्टर इज इनफाइनाइट, जब कंडक्टर की लेंथ इनफाइनाइट होगी तो फाई1 की वैल्यू हम माइनस पाई2 लेंगे, और अब एक्चुअल में फॉर्मूला में हम केवल प्लस ही पुट करेंगे और फाई2 की वैल्यू क्या करेंगे, पाई2। ये भी फाई2 क्योंकि ये पॉइंट इनफाइनाइट है, तो ये पी पॉइंट को देखो इनफाइनाइट है, एंड पर ऐड करोगे तो ये लाइन धीरे धीरे देखो जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ये एंगल बढ़ता जाएगा, ठीक है। एक कंडीशन आएगी कि एंगल बढ़ मैक्सिमम कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट लेंथ पे पाई2 हो जाएगा, पाई2 से ज्यादा नहीं होगा। तो फाई1 की वैल्यू भी पाई2 और फाई2 की वैल्यू भी पाई2, और ये इस एक्सप्रेशन में जब हम पुट करेंगे, कौन सी इक्वेशन दे दूं मैं, फिफ्थ इक्वेशन, ठीक है। तो फिफ्थ इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो नेट इंटेंसिटी एट पॉइंट बी आएगी वो आएगी म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू आई अपॉन ए, और इधर पे sin पाई बाय 2 पुट करेंगे और प्लस sin पाई बाय 2 पुट करेंगे। पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 इसकी 1 इसकी, तो कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 निकल के आएगा, ठीक है। मैं इस डायग्राम को रफ कर दे रहा हूं, यहां पे रफ कर दूं, तो ए जो वैल्यू मिलेगी b की वो कितनी मिल जाएगी, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू, इससे बाहर कितना निकल के आने वाला 2, तो i अपॉन a इनटू 2, 2 से 2 कट करो तो कितना हो गया, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 पाई इनटू i अपॉन a। इतना आएगा नेट टोटल मैग्नेटिक फील्ड जब कंडक्टर की लेंथ क्या होगी, इनफाइनाइट, मतलब हमें उसके दोनों एंड पॉइंट पता ही नहीं होंगे, तो उस समय P पॉइंट पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ कंडक्टर लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, वो कितनी होगी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इनटू i अपॉन a।